नमस्कार, स्वागत है। आज हम करेंगे फोर्ट विलियम्स कॉलेज व बंगला गद्य साहित्य। हमने कल जो वीडियो देखी थी उसमें हमने बंगला गद्य साहित्य के बारे में जाना था, यानी बंगला भाषा में गद्य साहित्य का विकास। उसमें कुछ संस्थाओं और कुछ महापुरुषों का योगदान रहा है, जिसमें से फोर्ट विलियम्स कॉलेज एक संस्था के रूप में सामने आई और इसके माध्यम से बंगला गद्य साहित्य का काफ़ी विकास हुआ। तो आइए आज इसी के बारे में जानते हैं। देखिए, फोर्ट विलियम्स कॉलेज की अगर बात करें तो यह बंगला गद्य साहित्य के विकास में पहली और सबसे महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में हम इसे देख सकते हैं। किसको? फोर्ट विलियम कॉलेज को। फोर्ट विलियम्स कॉलेज की स्थापना कब हुई? सन 1801 ईस्वी में हुई। इसकी स्थापना क्यों की गई? जो ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी और अधिकारी थे, जो कि विलायत से आते थे, उनकी शिक्षा के लिए कलकत्ता में इस कॉलेज को स्थापित किया गया। कॉलेज के जो प्राच्य भाषा थी उसके विभाग के अध्यक्ष विलियम्स कैरी थे। ये आप नाम जरूर ध्यान में रखेंगे, विलियम्स कैरी, जो कि श्री रामपुर के मिशनरी पादरी थे। विलियम्स कैरी ने बंगला भाषा का अच्छा ज्ञान रखने वाले मुंशियों, पंडितों आदि को अपना सहायक इस कॉलेज में नियुक्त किया। इसके साथ ही कॉलेज के जो वास्तविक कार्य का श्री गणेश भी हुआ। कैरी ने बंगला पुस्तकों की कमी को देखते हुए बंगला गद्य साहित्य के निर्माण का काम आरंभ किया या लेखन का कार्य आरंभ किया। इसके पीछे मूल कारण क्या था? वो कारण ये था कि इससे पहले सारा बंगला साहित्य काव्य रूप में था, जो कि भाषा की व्यवहारिक शिक्षा देने में असमर्थ था। देखिए, जो विलायत से आने वाले लोग थे वो उनको भी, क्योंकि बंगाल में शासन करना है, कलकत्ता पर शासन करना है, वहाँ पर अगर रहना है तो उन लोगों से जुड़ना पड़ेगा। जुड़ने के लिए उन्हें स्थानीय भाषा का ज्ञान होना भी ज़रूरी है। ऐसे में जो काव्य रूप में बंगला साहित्य मिलता है वो व्यवहारिक शिक्षा देने वाला नहीं, यानी वो व्यवहार की बातें नहीं सिखा रहा था। इसीलिए विलियम्स कैरी ने बंगला भाषा की व्यवहारिक शिक्षा देने के लिए बंगला गद्य साहित्य का विकास करने के बारे में सोचा और उससे जुड़ी हुई रचना कार्य प्रारंभ किया। परिणाम स्वरूप विलियम कैरी और उनके सहयोगियों ने बंगला गद्य में पाठ्य पुस्तकें लिखनी आरंभ की। तो यहाँ पर इनका उद्देश्य कोई बंगला साहित्य का विकास करना नहीं था, बल्कि व्यवहारिक शिक्षा देना इनका मुख्य उद्देश्य यहाँ पर था। इसके बाद विलियम्स कैरी ने सबसे पहले बाइबल का गद्य शैली में अनुवाद किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने बंगला कोश, जिसके 3 भाग थे, व्याकरण, इतिहास माला और कथोपकथन की रचना भी की। यानी ये बंगला भाषा का शब्दकोश था जिसके 3 भागों में उसको विभाजित किया। उसमें व्याकरण को शामिल किया, इतिहास को शामिल किया और कथोपकथन की रचना भी की, यानी इस शैली को भी इसमें उन्होंने शामिल किया। विलियम्स कैरी की जो भाषा शैली उन्होंने अपनाई वो बहुत ही सरल और सहज थी। उनके साहित्य में न तो संस्कृत के शब्दाडंबर का मोह था और न ही फारसी अरबी के शब्दों के अनावश्यक भरमार। उनकी भाषा में स्वाभाविकता का पुट था। उसकी इस भाषा ने प्रवृत्तिवाद के लेखकों को विशेष रूप से प्रभावित किया। यहाँ पर विलियम्स कैरी की सरल भाषा शैली को दर्शाने वाली कुछ पंक्तियां ये आपकी बुक में दी हुई है, आप कर सकते हैं, चाहे तो आप इसे छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या जाना है, मूल बात क्या है कि इन्होंने सबसे पहले किसका अनुवाद किया था? बाइबल का अनुवाद किया था, गद्य शैली में अनुवाद किया था। उसके बाद इन्होंने बंगला भाषा का एक कोश तैयार किया जिसको 3 भागों में बांटा। इन्होंने जिस बंगला भाषा को अपनाया वो सहज और सरल थी, ना तो उसमें संस्कृत का प्रभाव था ना ही अरबी फारसी का प्रभाव था, इसीलिए वो सामान्य लोग भी उसे आसानी से समझ सकते थे। और विलियम्स कैरी के बाद में जो लेखक आए उन लेखकों के लिए ये मार्ग ज़्यादा सरल हो गया था, ज़्यादा आसान हो गया था। सन 1801 में ही विलियम्स कॉलेज में भारतीय सहायक गोलोक शर्मा की पुस्तक हितोपदेश भी प्रकाशित हुई। ये कौन है? गोलोक शर्मा है। इनकी पुस्तक का नाम क्या है? हितोपदेश। विलियम्स कॉलेज के द्वारा इसका प्रकाशन किया गया। उसके बाद राम राम बसु द्वारा इनकी जो पुस्तक है राम राम बसु की, वो क्या है? राजा प्रतापादित्य चरित्र की बंगला लिपि में मुद्रित किया गया इसको, यानी छापा गया और इससे पहला बंगला ग्रंथ भी माना गया। आप ये ध्यान में रखें, राम राम
बसु का जो उनकी जो रचना है राजा प्रतापादित्य चरित्र, ये बंगला भाषा में छपा हुआ पहला ग्रंथ है। इसमें लेखक ने जैसोर के राजा प्रतापादित्य के संबंध में प्रचलित जो कहानियां थी उनको विषय वस्तु के रूप में शामिल किया। उनकी जो शैली थी वो सरल थी और उसी समय के अनुसार थी, समयाख्यानात्मक थी। राम राम बसु द्वारा दूसरा जो बंगला ग्रंथ लिखा गया उसका नाम था लिपिमाला, परंतु ये निबंधों और छोटे आख्यानों पर आधारित था। और जो लिपिमाला है ये पत्र रूप में लिखी गई थी। इस पुस्तक की प्रस्तावना में लेखक ने इस बात को स्पष्ट कर दिया था कि ये जो पुस्तक है ये ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों को बंगाली भाषा की बोलचाल की शैली और बंगालियों के कार्य व्यापार के विषय में जानकारी देने के उद्देश्य से लिखी गई है। लिपि से हमें पता ही चल रहा है तरीका किसका, भाषा का तरीका। तो कौन सी भाषा सिखाना चाहते थे? बंगला भाषा। और ये कार्य किसने किया? राम राम बसु ने। इन्होंने 2 मुख्य किताबें लिखी या 2 ग्रंथ, राजा प्रतापादित्य चरित्र और दूसरी क्या है? लिपिमाला। तो ये दोनों ही बहुत प्रसिद्ध इनकी रचनाएं हैं। यहाँ पर एक बात और ध्यान देने योग्य है कि ये जो किताबें थी ये किसके लिए लिखी जा रही थी? ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों के लिए। ये आप यहाँ पर ध्यान में रखें क्योंकि उनको बंगला भाषा का ज्ञान देना जैसे लिपिमाला जैसी पुस्तकों का मुख्य उद्देश्य रहा है लेखक के पास। तो उसके बाद अगर हम देखें, इसके बाद राम राम बसु के बाद विलियम कैरी के प्रमुख सहयोगी थे मृत्युंजय विद्यालंकार। ये जो मृत्युंजय विद्यालंकार है इनके जो ग्रंथ है 32 सिंहासन, हितोपदेश, राजवली और प्रबोध चंद्रिका, इन ग्रंथों की इन्होंने रचना की थी। इसमें से अगर हम बात करें 32 सिंहासन, तो 32 सिंहासन 1802 में लिखा गया था, आप ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद हितोपदेश जो रचना है इसका प्रकाशन हुआ था 1808 में। राजवली की रचना भी 1808 में की गई, ये भी आप ध्यान में रखें। जो इनका प्रबोध चंद्रिका जो ग्रंथ है ये इनकी ख्याति का प्रमुख ग्रंथ माना जाता है और ये इनकी मृत्यु के बाद इसका प्रकाशन हुआ था। कब हुआ था? 1833 ईस्वी में। 1833 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ मृत्युंजय की मृत्यु के उपरांत। इसमें अनुवाद और मौलिक रचना दोनों का ही समावेश हुआ है क्योंकि ये बाद में प्रकाशित हुआ था, तो इसमें इसका कुछ एक भाग का अनुवाद किया गया है और कुछ जो अंश है वो मौलिक रखा गया है। इनकी जो रचना है जैसे राजवली का प्रकाशन जैसे कि मैंने बताया 1808 में हुआ और ये मुगल कालीन कृतियों पर आधारित है मुख्यतः। इसके बाद जो इनका ग्रंथ है प्रबोध चंद्रिका, जिसके कारण इनको विशेष प्रसिद्धि प्राप्त हुई थी, उसमें भी अगर हम देखें तो कहीं कहीं भाषा जो है वो पांडित्यपूर्ण है, यानी पंडिताई वाली भाषा है और कहीं कहीं साधारण बोलचाल की भाषा के शब्दों का प्रयोग किया गया है। ऐसे भी माना जाता है कि जो प्रबोध चंद्रिका था वो एक अधूरा ग्रंथ रह गया था, यानी जो मृत्युंजय है वो उसे पूरा नहीं कर पाए थे और उनके पुत्र के द्वारा उसे पूरा किया गया। उनके पुत्र कौन थे? राम जय तर्कालंकार, जिसको मृत्युंजय की मृत्यु के पश्चात फोर्ट विलियम्स कॉलेज में स्थान दिया गया, उन्हीं के पद पर उनकी नियुक्ति कर दी गई। तो यहाँ पर जो प्रबोध चंद्रिका है इसका विशेष महत्व इस समय में रहा क्योंकि तत्कालीन युग में जो फोर्ट विलियम कॉलेज और उसके बाद में कलकत्ता विश्वविद्यालय है वहाँ पर इस पुस्तक को पाठ्यक्रम के रूप में सम्मिलित कर लिया गया, यानी जो पढ़ाई चल रही थी, पाठ्यक्रम चल रहा था, वहाँ पर इसको पाठ्यक्रम के रूप में शामिल कर लिया गया। लेकिन मृत्युंजय ने वेदांत चंद्रिका ग्रंथ जो था मूलतः राजा राम मोहन राय द्वारा जो वेदांतवाद और एकेश्वरवाद के जो विचार सामने आए थे उसी के स्वरूप में लिखा गया था। किस बात के? विरोध के स्वरूप में लिखा गया था। यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। यहाँ पर क्या है? प्रबोध चंद्रिका ग्रंथ है जो राजा राम मोहन राय के वेदांतवाद और एकेश्वरवाद के विरोध में लिखा गया था। यूरोपीय पाठकों की सुविधा के लिए इसका अंग्रेजी में भी अनुवाद किया गया। इसकी भाषा किसी भी दृष्टि से श्रेष्ठ नहीं कही जा सकती, यानी बहुत अच्छी भाषा का इसमें प्रयोग नहीं किया गया। इसमें राजा राम मोहन राय की बिल्कुल परोक्ष रूप से बुराई की गई थी, भर्त्सना की गई थी। इसी के कारण मृत्युंजय की छवि भी खराब हुई।
भले ही प्रबोध चंद्रिका को बहुत अच्छा गद्य ग्रंथ कहा जा सकता है, परंतु उनके समग्र गद्य साहित्य का अध्ययन करने पर यही कहा जा सकता है कि गद्य लेखक के रूप में मृत्युंजय नीरस और पंडिताऊ लेखक सिद्ध होते हैं, परंतु विषय वैविध्य की दृष्टि से निश्चय ही बंगला गद्य साहित्य में उनका विशेष योगदान या विशेष महत्व हम मान सकते हैं। तो यहाँ पर जो इनकी रचना है प्रबोध चंद्रिका, उसे हम उस समय काल का श्रेष्ठ ग्रंथ मान भी लें, क्योंकि उसे पाठ्यक्रम में भी शामिल किया गया था, लेकिन क्योंकि उसमें राजा राम मोहन राय के जो विचार थे, जो वेदांत के प्रति उनके विचार थे या जो भारतीय दर्शन के प्रति उनके विचार थे, उनकी बुराई की गई थी। ये एक उसका अगर देखें तो नकारात्मक पहलू था। माना कि उसकी भाषा के दृष्टिकोण से, जैसा कि इसमें बताया है कि जो भाषा है उसमें पंडिताऊपन यानी साधारण बोलचाल के शब्द नहीं थे, बल्कि विद्वानों वाले या जो पंडिताऊपन दिखाते हैं यानी श्रेष्ठ दिखाने का जो प्रयास किया जाता है, इस प्रकार की शब्दावली का उन्होंने प्रयोग किया था, जो सामान्य जनता के समझ के लिए बड़ा ही मुश्किल काम था, कठिन काम था। लेकिन फिर भी हम मान सकते हैं, क्योंकि बंगला गद्य साहित्य में ये ग्रंथ एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो ये हम मान सकते हैं कि उनके इस ग्रंथ का बड़ा ही योगदान रहा और अपना एक अलग विशेष महत्व सिद्ध करता है ये जो ग्रंथ है प्रबोध चंद्रिका। इनके अतिरिक्त भी अगर हम देखें तो कुछ एक और विद्वान है, जिसमें भवानी चरण बंद्योपाध्याय हैं, इनकी रचना है नव बाबू विलास। दीनबंधु मित्र हैं, इनकी रचना है टेक चांद ठाकुर, तथा राजीव लोचन मुखोपाध्याय है, इनकी रचना है महाराज कृष्ण चंद्र रायस्य चरित्रम। ये भी इस युग की प्रमुख रचनाएं हैं और इनका संबंध भी फोर्ट विलियम कॉलेज से रहा है। तो फोर्ट विलियम कॉलेज का हम कह सकते हैं कि बंगला गद्य के विकास में बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि प्रारंभ यहीं से होता है। विलियम कैरी ने जो कार्य शुरू किया, माना कि वो अपने स्वार्थ के वशीभूत किया था। जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग थे, उनको बंगला लिपि या बंगला भाषा के बारे में जो शुरुआती ज्ञान है वो देना उनका मूल उद्देश्य था, लेकिन उसका प्रभाव साहित्य पर काफ़ी सकारात्मक रूप से देखा जा सकता है, क्योंकि उनके माध्यम से बंगला गद्य साहित्य का विकास भी प्रारंभ हो गया था। तो उम्मीद करती हूँ कि प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि आपके कमेंट उत्साहवर्धन करते हैं और मुझे क्या मैं ठीक चल रही हूँ इस बात का संकेत देते हैं। तो प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर करें और इसी तरह चैनल से जुड़े रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।